Hey, so hello and welcome back everyone to this another beautiful, wonderful सा वीडियो। आज हम लोग लेसन 20 करने जा रहे हैं। लेसन 20, 21 एंड 22 मोस्ट प्रॉब्ली वी विल ट्राई टू कंप्लीट इट टुडे। ठीक है, और बहुत छोटा छोटा लेसन है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, समझा दूंगा मैं आपको। एक क्लियर पेज ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए। अच्छा, लेसन 20 जो है इट टॉक्स अबाउट चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर। ठीक है, हम लोग देख रहे हैं लेसन 20 चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर। ठीक है, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर। एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन बन सकता है इस चैप्टर से ना, इजी क्वेश्चन बनेगा, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये एक बहुत मेजर लेबर लॉ है। ठीक है, इसका जो इंट्रोडक्शन है, ये क्यों इंट्रोडक्शन किया गया है आपके सिलेबस में? इट इज बिकॉज लेबर लॉ हमारा बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक, एक सब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है, इसलिए नाउ इसका कंप्लीट मोटो क्या है? मोटो ये है कि कोई भी चाइल्ड, चाइल्ड किसको कहा जाता है? कोई भी बच्चा है जो कि लेस देन 14 ईयर्स है, उसको कहा जाता है चाइल्ड। कोई भी बच्चा है जो कि मोर देन 14 ईयर्स है, 14 ईयर्स से लेकर 18 ईयर्स तक का एज है, वो है आपका अडोलेसेंट। 18 ईयर्स के बाद अडल्ट हो जाता है। ठीक, तो ये है अडोलेसेंट, ये है चाइल्ड। इसको तुमको याद रखना है कि चाइल्ड जो है वो 14 ईयर्स के बिलो को कहा जाता है, एंड 14 से लेकर 18 तक ईयर्स के एज को हम लोग कहते हैं उनको अडोलेसेंट। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, इस एक्ट में बताया गया कि चाइल्ड के ऊपर टोटल बैन है। टोटल बैन है कि इनको हम लोग काम करने नहीं दे सकते। ठीक है, क्योंकि अगर इनको हम लोग काम करने दे तो वो लोग पढ़ाई कब करेंगे? राइट टू एजुकेशन कब आएगा? 14 साल तक का एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूल में जाओ, फ्री है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना? तो टोटल बैन लगा रखा है चाइल्ड के ऊपर, सो दैट उनका एजुकेशन हो जाए 14 साल की उम्र तक। ठीक, उसके बाद 14 से लेकर 18 तक हम लोगों ने टोटल बैन नहीं लगाया, हम लोगों ने लिमिट कर दिया। क्या बताओ? लिमिट कर दिया। लिमिट ऐसे किया है कि आप काम कर सकते हो, अलाउड टू वर्क, अलाउड टू वर्क, लेकिन नॉट इन हैजर्डियस प्रोसेसेस, नॉट इन हैजर्डियस वर्क। हैजर्डियस वर्क में आप काम नहीं कर सकते। क्या है समझ में? हैजर्डियस वर्क किसको कहा जाता है? ठीक है, ये सब हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, इसी चैप्टर में एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई टेंशन नहीं लेना है। ठीक, क्या है समझ में आ रहा है? अच्छा, इतना तो क्लियर है सर। ठीक है, लिमिट कर दिया, हैजर्डियस वर्क में काम कर सकते हैं, यहाँ पे टोटल हैजर्डियस वर्क में मना है, लेकिन नॉर्मल काम कर सकते हो, और यहाँ पे टोटल बैन है। यहाँ पे टोटल बैन है फॉर चाइल्ड। इज इट क्लियर? इतना क्लियर हो चुका है। ये जो हमारा एक्ट है ये टोटल इंडिया पे लगता है, होल ऑफ इंडिया पे लगता है। किसके ऊपर लगता है? होल ऑफ इंडिया को कवर करता है ये चीज। ठीक है, होल ऑफ इंडिया को कवर कर देता है ये चीज। इज इट क्लियर? ठीक है, तो कोई भी स्टेट अगर कहे कि नहीं मैं नहीं ये चाहता कि हमारा ये जो है हैजर्डियस वर्क में जो है एडोलेसेंट काम कर सकता है, तो वो अलाउड नहीं है, वो इलीगल है। इज इट क्लियर? ठीक, तो मेन ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप क्या है? प्रोहिबिट करना एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14, एंड एडोलेसेंट को रेगुलेट करना। एडोलेसेंट को रेगुलेट करना के मतलब ये होता है कि उनको कंट्रोल करना कि कहाँ पे वो लोग काम कर सकते, कहाँ पे नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल। ठीक, अब हम लोग डेफिनेशंस के ऊपर जाएंगे, एक एक डेफिनेशन समझेंगे। एक डेफिनेशन आता है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जिसको हम लोग एजी कहते हैं। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है बताओ? देखो, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में सीजी आ जाता है। क्या बताओ? सीजी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट आ जाता है। ठीक है, किसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट हैंडल करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट हैंडल करता है रेलवेज, रेलवेज, माइंस, ठीक है, ऑयल फील्ड्स एंड मेजर पोर्ट्स। मेजर पोर्ट्स जो है
वो हैंडल करता है अपना एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक, समझ में आ रहा है। इसके अलावा जो कुछ भी काम है वो चला जाता है एसजी के अंदर, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, स्टेट गवर्नमेंट। मतलब इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन सब एरियाज को देखना। क्या ये समझ में आ चुका है, बताओ। हाँ जी, ठीक है। तो सीजी अपने एस्टैब्लिशमेंट को क्या ध्यान रखेगा, एंड इसके अलावा जितने भी है वो स्टेट गवर्नमेंट ध्यान रखेगा कि कोई भी एडोलेसेंट या फिर कोई भी हमारा चाइल्ड जो है वो काम नहीं कर रहा है। ठीक है, समझ में आ चुका है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ओके, एडोलेसेंट का हम लोगों ने एडोलेसेंट का हम लोगों ने डेफिनेशन देख रखा है। 14 से लेकर 18 ईयर जो है वो है एडोलेसेंट। चाइल्ड का हम लोगों ने डेफिनेशन देख रखा है बिलो 14 ईयर्स। ठीक है, लेस देन 14 ईयर्स वो चाइल्ड है। गॉट इट। ठीक है, उसके बाद डे हम लोग देखेंगे, डेफिनेशन फॉर द डे। ये डेफिनेशन हम लोग क्यों देख रहे हैं, क्योंकि ये जब हम लोग चैप्टर करेंगे तब ये डेफिनेशन अपने को आएगा। ठीक है, तो डे कब कहा जाता है, एक दिन जिसको हम लोग कहते हैं डे। ठीक है, तुमको लग रहा होगा 24 आवर्स जो है वो डे है, ऐसा नहीं होता। डे जो है वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम 12 AM से लेकर नेक्स्ट 12 AM तक। ठीक है, ये हम लोग इसको डे। ठीक है, ये शिफ्ट बेसिस पे या फिर वर्क आवर्स जो है इस प्रकार से नहीं होता, लेकिन ये 12 AM से लेकर 12 AM तक होता है। डे का डेफिनेशन यहाँ पे इस चैप्टर में। गॉट इट। स्टैब्लिशमेंट, जब भी हम लोग कहेंगे कि स्टैब्लिशमेंट है, इसका मतलब क्या होता है। स्टैब्लिशमेंट का मतलब होता है जैसे कि कोई भी किसी प्रकार का शॉप, ठीक है, होटल, थिएटर, फार्म, ठीक है, एक्सेट्रा। ये सारे स्टैब्लिशमेंट्स हैं, इसको हम लोग स्टैब्लिशमेंट के नज़र से देखेंगे। इट इंक्लूड शॉप, कमर्शियल स्टैब्लिशमेंट, वर्कशॉप, फार्म, रेसिडेंशियल होटल, रेस्टोरेंट्स, ईटिंग हाउस, थिएटर्स, पब्लिक अम्यूजमेंट, ये सारे आ जाते हैं इसके अंदर। ये नॉर्मल एकदम ऑब्वियस सा चीज़ है। ठीक है, मतलब सिंपल चीज़ जहाँ पे काम हो रहा है वो है एस्टैब्लिशमेंट। ठीक है, इसमें इंक्लूड क्या क्या हो जाता है, शॉप, रेस्टोरेंट, होटल, थिएटर, फार्म, कमर्शियल प्लेस, ये सारे। गॉट इट। अब हम लोग देखेंगे ऑक्यूपायर किसको कहा जाता है। ये तो हम लोगों ने लेबर लॉ जब हम लोगों ने कर रखा है इतने डिफिकल्ट टॉपिक्स, तो ऑक्यूपायर के बारे में भी अपने को पता है। कोई भी पर्सन जिसके पास अल्टीमेट कंट्रोल हो, अल्टीमेट कंट्रोल हो उस स्टैब्लिशमेंट में, उसको कहा जाता है ऑक्यूपायर। ठीक है, मतलब बॉस। अंडरस्टूड। अब ये ऑक्यूपायर जो है ये हो सकता है तुम्हारा, ये ऑक्यूपायर जो ओनर हो सकता है, क्या बताओ, ओनर हो सकता है, मैनेजर हो सकता है, मैनेजर हो सकता है। अंडरस्टूड। जो फाइनल डिसीजन मेकर होगा, फाइनल डिसीजन मेकर जो है उसको हम लोग कहते हैं सीधा सीधा ऑक्यूपायर। अंडरस्टूड, गॉट इट। अच्छा, उसके बाद एक डेफिनेशन आता है जिसको हम लोग कहते हैं वर्कशॉप। वर्कशॉप, वर्कशॉप किसको कहा जाता है, जहां पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहा हो। सिंपल चीज, वर्कशॉप का मतलब होता है प्रेमाइस फॉर इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। ठीक है, प्रेमाइस फॉर इंडस्ट्रियल प्रोसेस। इंडस्ट्रियल प्रोसेस मतलब, इसको लिख देता हूं मैं, फॉर इंडस्ट्रियल प्रोसेस। सिंपल भाषा में अगर मैं तुमको समझाऊं, मतलब जहां पे मैन्युफैक्चरिंग हो रहा हो। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। इज इट क्लियर दोस्तों, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, गॉट इट। ओके, उसके बाद हम लोग देखेंगे, अच्छा ये सारे डेफिनेशंस इसी चैप्टर के लिए लिमिटेड है, याद रखना। ये बाकी किसी चैप्टर में जो है आपको ये यूज़ नहीं कर सकते आप। अंडरस्टूड। जैसे कि फैक्ट्रीज एक्ट में यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो उन सब में ये यूज़ नहीं कर सकते। आई होप यू अंडरस्टूड। ठीक, अब आता है एडिशनल डेफिनेशंस में कुछ आ जाते हैं, जैसे कि फैमिली। अब कुछ एडिशनल डेफिनेशंस देखेंगे, एडिशनल डेफिनेशन। ठीक है, जैसे कि फैमिली, फैमिली में कौन कौन आ सकता है, पेरेंट्स आएगा,
पेरेंट्स आएगा, ब्रदर आएगा, सिस्टर आएगा, ठीक है। फादर के साइड रिलेटिव, फादर साइड रिलेटिव, फादर के साइड रिलेटिव एंड मदर के साइड रिलेटिव, मदर साइड रिलेटिव्स, ये सब आ जाएंगे हमारे फैमिली के डेफिनेशन में। इज इट क्लियर? फादर के साइड रिलेटिव जब मैं एक बात कहता हूं, इसका मतलब होता है फादर का सिस्टर ब्रदर, ठीक है, फादर का सिस्टर एंड ब्रदर। मदर साइड रिलेटिव का मतलब होता है मदर का सिस्टर एंड ब्रदर। ये आ जाता है तुम्हारे डेफिनेशन में। अब एक डेफिनेशन है, एक वर्ड है फैमिली एंटरप्राइज। क्या बताओ? फैमिली एंटरप्राइज। फैमिली एंटरप्राइज का मतलब होता है वर्क बाय फैमिली मेंबर विदाउट एनी अदर पर्सन। सिंपल चीज, क्या बताओ? वर्क डन बाय फैमिली मेंबर्स ओनली। इसको लिख लो, वर्क डन बाय फैमिली मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स ओनली लिख दो यहाँ पे, ठीक। इज इट क्लियर? क्योंकि ये सारे डेफिनेशंस तुमको आगे देखने को मिलेगा, जब तुम पढ़ोगे तब तुमको दिखेगा कि यार फैमिली एंटरप्राइज में तो काम कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे कुछ कुछ पॉइंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आउटसाइडर्स अलाउड नहीं है, जैसे कि फैमिली बेकरी कह लो, ठीक है, फैमिली का कोई बेकरी है, अंडरस्टूड। उसके बाद हम लोग देखेंगे आर्टिस्ट। आर्टिस्ट का डेफिनेशन, जैसे कि तुम देख रहे हो ना कि चाइल्ड एक्टर्स जो है, चाइल्ड एक्टर्स तुम देखते हो कि इंडस्ट्री वगैरह में काम करते हैं, फिल्म इंडस्ट्री वगैरह में छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे हैं, तो उनसे तो अलाउड नहीं है 14 साल के छोटे, तो लेकिन तुम उनसे तो काम करवा रहे हैं, तो वो अलाउड है। कहाँ पे अलाउड है क्या नहीं है वो हम लोग देखेंगे। आर्टिस्ट का डेफिनेशन देख लो। अगर चाइल्ड आर्टिस्ट है, चाइल्ड आर्टिस्ट है मतलब चाइल्ड क्या कर रहा है? एक्टिंग, सिंगिंग या फिर स्पोर्ट्स कर रहे हो, ठीक है। मूवीज में आना, एड्स में आना, टीवी, स्पोर्ट्स, अंडरस्टूड। लेकिन यहाँ पे एक चीज इंक्लूडेड नहीं है, वो है सर्कस। क्या इंक्लूडेड नहीं है? नॉट इंक्लूडेड। सर्कस में बच्चों को अलाउड नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। टैलेंट इंडस्ट्री में बच्चे काम कर सकते हैं। कहाँ पे बताओ? टैलेंट इंडस्ट्री में बच्चे काम कर सकते हैं। इज इट क्लियर? कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक। अब देखेंगे हम लोग धीरे धीरे। देखो, ये यहां तक क्लियर हो चुका है। ये सारा जो मैं लिखवा रहा हूं ना, इसको अगर तुम लोग लिख लोगे तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आर्टिस्ट हो गया, ये सब कुछ हो गया। अब हम लोग देखेंगे सेक्शन 3, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 2 हमेशा क्या रहता है? डेफिनेशन ही रहता है। सेक्शन 2 हमेशा डेफिनेशन रहता है। हम लोग देखेंगे अभी सेक्शन 3। सेक्शन 3, सेक्शन 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 3 क्या कहता है? इट टॉक्स अबाउट प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर। स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, अंडरस्टूड। लिखा ऐसा है कि नो चाइल्ड बिलो 14 या फिर बिलो 14 years of age can be employed permitted to work. No child below 14 years can work except कहाँ पे कर सकता है काम? नंबर ए, फैमिली एंटरप्राइज है। फैमिली 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 एंटरप्राइज। डेफिनेशन मैंने तुमको पहले से समझा रखा है, ठीक है। तो आफ्टर स्कूल आवर्स वो जा सकता है, गल्ले पे बैठ सकता है, दुकान में बैठ सकते हैं, पिताजी का दुकान है, अब सिर्फ फैमिली मेंबर्स ही चला रहे उस दुकान को। क्या ये समझ में आ रहा है? दूसरा, आर्टिस्ट इन टैलेंट इंडस्ट्री, टैलेंट इंडस्ट्री, टैलेंट इंडस्ट्री, ठीक है। या फिर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कह सकते हो उसको। टैलेंट इंडस्ट्री नहीं कहना है तो तुम कह सकते हो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री,
ठीक है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में वो लोग काम कर सकते, टीवी सीरियल वगैरह, समझ में आ चुका है। इन सब जगहों पे वो काम कर सकते हैं प्रोवाइडेड दैट प्रोवाइडेड दैट उनका क्या हार्म ना हो। वर्क शैल प्रोवाइडेड दैट वर्क शैल वर्क शैल वर्क शैल नॉट affect education, affect child's school education, school EI1 education। इसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना होगा। इज इट क्लियर दोस्तों? आई होप इट इज क्लियर, वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अच्छा ठीक, अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है क्या है क्या नहीं है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन हैजर्डियस प्रोसेसेस। क्या बताओ? प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन हैजर्डियस प्रोसेसेस। और एक पेज ले लेता हूं मैं फटाफट। अच्छा, अब हम लोग देखेंगे सेक्शन 3A। ये है हमारा सेक्शन 3A। तो 3 क्या कहता है कि चाइल्ड को काम करना मना। ठीक है, यहां पे हम लोग बात करेंगे अडोलेसेंट के बारे में। ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ वर्क फॉर अडोलेसेंट। अडोलेसेंट क्या ये समझ में आ रहा है? कहाँ पे वो लोग काम नहीं कर सकते? सिंपल चीज है, यहाँ पे बताया कि नो अडोलेसेंट, ADOLECENT, ठीक है, LECENT, नो अडोलेसेंट कैन वर्क। मतलब नो अडोलेसेंट मतलब 14 से 18 साल तक का। ठीक है, नो अडोलेसेंट टू वर्क इन हैजर्डियस ऑक्यूपेशन। हैजर्डियस ऑक्यूपेशन। अब हैजर्डियस ऑक्यूपेशन का मतलब क्या होता है? यह है क्वेश्चन मार्क कि हैजर्डियस ऑक्यूपेशन का तात्पर्य क्या होता है। ठीक, वाईफाई ऑफ कर दो, स्टूडेंट्स मैसेज करते रहते हैं। ऑक्यूपेशन का मतलब क्या होता है? हैजर्डियस ऑक्यूपेशन का मतलब यहाँ पे निकल के आता है हमारा नंबर ए, जो कि है माइंस। नंबर बी, जो कि है इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस और एक्सप्लोसिव। ठीक है, इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस और एक्सप्लोसिव। जैसे बम बनाने के कारखाने में जो बारूद से लेकर जो काम होता है, बारूद से रिलेटेड काम होता है। एंड इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस मतलब पेट्रोल, ऑयल, ये सारी जो चीज़ें हैं, यहाँ पे तो आप लोग काम नहीं दे सकते। ठीक है, अंडरस्टूड? अंडरस्टूड। और लास्टली उन्होंने 6 पॉइंट में सिर्फ यही बताया कि हैजर्डियस प्रोसेस, हैजर्डियस प्रोसेस। अब ये जो हैजर्डियस प्रोसेस का प्रॉपर डेफिनेशन है ये आपको मिल जाएगा फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में क्लॉज CB में। क्या ये समझ में आ रहा है? तो हैजर्डियस प्रोसेस में वो लोग नहीं कर सकते। सिंपल चीज़, हैजर्डियस माइंस वगैरह ये तुमको पता ही है, ये आप आराम से लिख के आ सकते हो। ठीक है, अब जो एक एक CG के पास पावर है, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट टेक केयर करता है इस एरिया को। ठीक है, अब CG के पास पावर रहता है कि एक चीज बोलने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर आप गवर्नमेंट लिख दो। अगर स्टेट के अंदर है तो स्टेट भी कर सकता है, कुछ चीज़ें स्टेट के अंदर भी आ जाता है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट या फिर सिर्फ गवर्नमेंट लो, गवर्नमेंट पावर टू स्पेसिफाई, पावर टू स्पेसिफाई। अब ये जो गवर्नमेंट पावर टू स्पेसिफाई में CG SG दोनों आते हैं, लेकिन ये पर्टिकुलरली हैजर्डियस प्रोसेस जो है CG टेक केयर करता है। देखो मैं तुमको बता देता हूँ, यहाँ पे ये जो CG है ये क्या देखता है? माइंस, ऑयल फील्ड्स। ठीक है, तो ये मोस्टली हैजर्डियस चीज़ों के ऊपर CG का कंट्रोल रहता है। वो अब CG जो है नोटिफाई कर सकता है। अब ये नोटिफाई CG करेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट को इसको फॉलो करना है। CG क्या नोटिफाई कर सकता है? CG मे
may notify non-hazardous work, non-hazardous work where adolescent may be permitted सीजी बोल दिया कि इन जगह पे एडोलेसेंट काम कर सकता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को इसको टेक केयर करना है। क्या ये समझ में आ रहा है? कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक। अब हम लोग देखेंगे वर्किंग आवर्स, देख लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा सेक्शन 7। सीधा आ रहे हैं हम लोग सेक्शन 7 पे। सेक्शन 7 टॉक्स अबाउट कंडीशंस ऑफ वर्क, ठीक है, ऑफ एडोलेसेंट, कंडीशंस ऑफ वर्क, कंडीशंस ऑफ वर्क, ठीक है, ऑफ एडोलेसेंट। अब एडोलेसेंट मैं बार बार नहीं लिखूंगा क्योंकि तुमको पता है कि चाइल्ड तो वर्क कर ही नहीं सकता, अब एडोलेसेंट के लिए होगा, तो कंडीशंस ऑफ वर्क लिख देता हूँ, फटाफट हो जाएगा, ठीक है। देखो, मैक्सिमम कितना काम वो कर सकता है, मैक्सिमम वर्क कितना टाइम वो लगा सकता है। डेली वर्क पीरियड का रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है, डेली वर्क पीरियड का रिस्ट्रिक्शन है, उसको लगातार 3 घंटे काम नहीं करवा सकते तुम, ठीक है। तो सिंपल चीज ये है, तुमको ये याद रखना है कि नो सिंगल पीरियड, थोड़ा आपको एडवांस तरीके से लिखवा रहा हूं, याद रखना, 3 आवर्स। इसका मतलब ये कि कोई एक सिंगल पीरियड ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि मोर देन 3 आवर्स उसको काम करवाए। 3 घंटे काम करे, 1 घंटे रेस्ट लेगा। एडोलेसेंट वर्क मैक्सिमम 3 आवर्स बिफोर एटलीस्ट 1 आवर रेस्ट, 1 घंटे रेस्ट लेगा, 3 घंटे काम करेगा, ठीक है। क्या ये समझ में आ रहा है? और मैक्सिमम कितने घंटे काम कर सकता है? 6 आवर्स पीरियड, ठीक है। मैक्सिमम वर्क, नो सिंगल पीरियड, ये तुमको याद रखना है, ये 3 घंटे के बाद 1 घंटे का रेस्ट होना चाहिए। एंड 6 आवर स्प्रेड मैंने क्यों लिखवाया? स्प्रेड मैंने इसलिए लिखवाया क्योंकि तुमको 1 घंटे का तुमको उसको रेस्ट देना है, मतलब 3 घंटे काम करेगा, 3 घंटे वर्क करेगा, 1 घंटे रेस्ट करेगा, एंड 3 घंटे जो है उसको फिर काम करवा सकते। तो ये स्प्रेडेड है ना, इसलिए। इज इट क्लियर? ठीक है। कुछ नियम कानून है कि नो वर्क आफ्टर 7, नो वर्क लिख दो बिटवीन 7 PM एंड 8 AM से ज़्यादा काम नहीं करवा सकते, ठीक है। इसके लिए इस बच्चों के लिए नो ओवर टाइम वाला कोई मामला नहीं हो सकता, डबल एम्प्लॉयमेंट नहीं हो सकता, नो डबल एम्प्लॉयमेंट, मतलब एक जगह पे काम करे, दूसरे यहाँ पे 6 घंटा काम कर लिए, दूसरे स्टैब्लिशमेंट में जाके दूसरा फिर से 6 घंटा काम करे, ऐसा नहीं हो सकता। क्या ये समझ में आ रहा है? अब हम लोग देखेंगे सेक्शन 8 वीकली हॉलीडेज। क्या बताओ? सेक्शन 8 वीकली हॉलीडेज, ठीक है। वीकली हॉलीडेज में याद रखना, एवरी एडोलेसेंट गेट्स 1 होल डे वीकली हॉलीडे, मतलब एक दिन का हफ्ते में, 1 डे इन अ वीक उसको हॉलीडे देना ही है, 100%। समझ में आ रहा है? गॉट इट? अब जो ऑक्यूपायर है वो स्पेसिफाई करेगा हॉलीडे कि कौन सा दिन, क्या संडे को देंगे या फिर मंडे को देंगे या फिर ट्यूसडे को देंगे। समझ में आ रहा है? तो ऑक्यूपायर डिसाइड्स द डे। शायद वो इस प्रकार के एस्टैब्लिशमेंट में जहाँ पे संडे पे भी काम करना पड़ जाए, लेकिन वो हफ्ते में एक दिन छुट्टी तुमको देगा। डिसाइड्स द डे, ठीक है। और ये जो डिसीजन लेगा कि हम लोग वेडनेसडे को छुट्टी देंगे, वेडनेसडे को क्लोज रखेंगे, बाकी फुल ऑफ द वीक आना पड़े, ये जो डिसीजन है
डिसीजन 3 महीने, एक बार डिसीजन वो 3 महीने, मतलब एक बार डिसीजन ले लिया तो 3 महीने उसको चलाएगा, कैन नॉट ऑल्टर डे, ठीक है। वंस इन 3 मंथ वो ऑल्टर कर सकता है, वंस इन 3 मंथ, वंस इन 3 मंथ डे कैन बी ऑल्टर्ड। इसका मतलब ये कि ये जो कौन सा दिन वो छुट्टी लेगा वो 3 महीने के लिए चलेगा, 3 महीने के बाद वो फिर से चेंज कर सकता है, ठीक है। कि इस 3 महीने तुम वेडनेसडे को ले लो, उसके बाद फ्राइडे को ले लेना, नेक्स्ट 3 महीने, ठीक है। फ्राइडे 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 हॉलीडे रहेगा। क्या ये समझ में आ रहा है? हाँ जी, बता दो फटाफट। क्लियर हो चुका है? अब आएगा हमारा नोटिस टू इंस्पेक्टर। क्या बताओ? नोटिस टू इंस्पेक्टर, ये है हमारा सेक्शन 9, ठीक है। सेक्शन 9 क्या कहता है? ऑक्यूपायर का ड्यूटी क्या रहता है? देखो फटाफट, ऑक्यूपायर का ड्यूटी क्या रहता है? ऑक्यूपायर का ड्यूटी रहेगा हमेशा कि ऑक्यूपायर एम्प्लॉइंग एडोलेसेंट सेंड्स रिटन नोटिस टू इंस्पेक्टर विद इन 30 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो, रिटन नोटिस, रिटन नोटिस टू किसको? रिटन नोटिस टू किसको? इंस्पेक्टर, टू इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर विद इन 30 days of adolescent employment, कि हमने एडोलेसेंट रखा है, ठीक है। और नोटिस में क्या क्या रहेगा? वो क्या? एस्टैब्लिशमेंट का नाम, ठीक है, कहाँ पे है एस्टैब्लिशमेंट, मैनेजमेंट पर्सन का नाम कि कौन मैनेज कर रहा है, ऑक्यूपायर का नाम, कम्युनिकेशन एड्रेस क्या है, ठीक है, ऑक्यूपेशन क्या है, किस प्रकार का नेचर है तुम्हारे काम का, ये सब डिटेल जाएगा तुम्हारे इस नोटिस में। क्या ये तुम बना के लिख सकते हो एग्जामिनेशन में आराम से? 100% लिख सकते हो, ठीक है। इसी अच्छा, उसके बाद आता है हमारा मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर। अब मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर, ये जो रजिस्टर है, किस चीज़ का रजिस्टर? ये जो हम लोगों ने एम्प्लॉयड कर रखे हैं एडोलेसेंट को, इसका जो रजिस्टर है इसको मेंटेन करके रखना होगा। किन को मेंटेन कर? मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर्ड बाय ऑक्यूपायर, ऑक्यूपायर मेंटेन्स रजिस्टर फॉर एम्प्लॉयड परमिटेड एडोलेसेंट। क्या ये समझ में आ रहा है? और ये रजिस्टर हमेशा अवेलेबल रहेगा, रजिस्टर जो है अवेलेबल रहेगा फॉर इंस्पेक्टर टू इंस्पेक्ट, इंस्पेक्टर टू इंस्पेक्ट, वो इंस्पेक्शन डाल सकता है कभी भी, ठीक है। कंटेंट क्या रहेंगे? कंटेंट क्या रहेगा? मतलब रजिस्टर में कंटेंट क्या रहेगा? अडोलेसेंट का नेम, डेट ऑफ बर्थ रहेगा, नाम रहेगा, डेट ऑफ बर्थ रहेगा, वर्किंग आवर्स रहेगा, वर्क आवर्स कि कितने बजे से कितने बजे तक, ठीक है। फिर रेस्ट इंटरवल्स कौन सा टाइम में है, रेस्ट इंटरवल्स कौन से टाइम में है, नेचर ऑफ वर्क, नेचर ऑफ वर्क, ठीक। ये सारे जाएंगे। अदर प्रिस्क्राइब पर्टिकुलर्स तुम लिख सकते हो, ऐसे करके तुम एग्जामिनेशन में लिख के आ सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्या है, समझ में आ रहा है? हाँ जी, बता दो फटाफट। ओके, उसके बाद पेनल्टीज देखेंगे हम लोग सीधा, इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। क्या देखेंगे? पेनल्टीज देखेंगे सीधा सीधा। अगर आपने सेक्शन 3 कॉन्ट्रवेंशन कर दिया, मतलब तुमने चाइल्ड को रखा है, देखो सेक्शन 3 का कॉन्ट्रवेंशन, या तो तुम सेक्शन 3 का कॉन्ट्रवेंशन कर रहे हो एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम तुम सेक्शन 3A का कॉन्ट्रवेंशन कर रहे हो। 3 किसके लिए है? 3 है चाइल्ड के लिए एंड ये है अडोलेसेंट के लिए।
एडोलेसेंट के लिए। क्या ये समझ में आ रहा है? क्या ये समझ में आ रहा है दोस्तों? ठीक है, ये है चाइल्ड के लिए, ये है एडोलेसेंट के लिए। अगर तुमने कॉन्ट्रावेंशन किया तो कितना लग सकता है? पनिशमेंट लगेगा, देखो यहाँ पे रेड से मैं लिखवा देता हूँ पनिशमेंट। पनिशमेंट कितना हो सकता है? इम्प्रिजनमेंट हो सकता है मिनिमम 6 मंथ के लिए, इम्प्रिजनमेंट तुम जा सकते हो। मैक्सिमम 2 ईयर के लिए तुम अंदर जा सकते हो। ठीक है, और फाइन लगेगा, कितना लगेगा? मिनिमम ₹20,000, मिनिमम ₹20,000, मैक्सिमम ₹50,000 लग सकता है तुम्हारे ऊपर फाइन, या फिर और बोथ लग सकता है। बोथ का मतलब समझ में आ रहा है? ये भी लगेगा, ये भी लगेगा। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है सर, क्या पेरेंट्स गार्जियन के ऊपर लाइबिलिटी रहता है इन सब का? हाँ, तुम्हारे ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगा ऑब्वियसली, डायरेक्टली पनिशमेंट नहीं, लेकिन जो एस्टैब्लिशमेंट रखेगा वही जो है उसको पनिशमेंट मिलेगा। पेरेंट्स को डायरेक्टली, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे गरीब लोग होते हैं ना जो अपने बच्चों को काम के लिए भेज देते हैं, ठीक है, तो उनको वैसे भी वो लोग क्या फ़ाइन पे करेंगे? क्या ये समझ में आ रहा है? तो उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चलता है, कुछ रेप्रिमेंडेशन वगैरह हो जाता है तो रेप्रिमेंड कर देते हैं उनको, लेकिन डायरेक्टली कोई किसी प्रकार का एक्शन नहीं होता है पेरेंट्स एंड गार्जियंस के ऊपर। ठीक है, लेकिन जो स्टैब्लिशमेंट में उसके ऊपर जो है इतना सा ये सारा फाइन लगेगा। क्या ये समझ में आ रहा है? ये हो गया हमारा सेक्शन 3। सेक्शन 3A क्या कहता है? सेक्शन 3A कहता है, सेम टू सेम है सेक्शन 3A में। ठीक है, देखो ये जो है तुमको याद रखना है ये चीज। ठीक है, 6 मंथ, 2 years, फाइन 20,000 मैक्स 50,000, और बहुत ये लग सकता है। ठीक है, अगर फर्स्ट देखो, ये मैं तुमको बता देता हूँ फॉर द पेरेंट्स, पेरेंट्स एंड गार्जियंस के लिए, पेरेंट्स एंड गार्जियंस के लिए फर्स्ट मिस्टेक हुआ है तुमसे, फर्स्ट मिस्टेक कह लो या फिर फर्स्ट क्या कहो, फर्स्ट ऑफेंस कह लो। फर्स्ट ऑफेंस तुमने कि अपने बच्चों को जो है डाल रखा है, तो कोई पनिशमेंट नहीं, नो पनिशमेंट, नो पनिशमेंट, लेकिन उसके बाद तुम्हारे ऊपर लग जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा? पनिशमेंट लग जाएगा। ये हो गया। और अगर फर्स्ट ऑफेंस है, अगर रिपीट किया तो पता है कितना लगता है? फाइन लग जाएगा, फाइन लग जाएगा 10,000 रुपीज का पेरेंट्स के ऊपर। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, तो बार बार अगर पेरेंट्स कर रहे हैं ऐसा, मतलब बच्चों को ढाल रहे हैं मतलब काम के लिए, तो पनिशमेंट लगेगा। ठीक है, अदर कॉन्ट्रावेंशंस अगर हुआ तो 1 मंथ जेल भी लग सकता है और 10,000 और फाइन और बोथ ये भी लग सकता है। तो इसके अंदर ही आता है ये 1 मंथ जेल। ठीक है, 1 मंथ जेल और 10,000 रुपीज और बोथ। ठीक है, पकड़ ले सेकेंड टाइम किया तूने तो तेरे ऊपर फाइन लगा के छोड़ देंगे, थर्ड टाइम किया तो शायद तेरे को जेल भी लेकर चला जाए। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, अच्छा, रिपीट पनिशमेंट फॉर द एम्प्लॉयर, जैसे यहाँ पे मैंने तुमको ये बताया था ना कि मैक्सिमम 6 महीने से लेकर 2 ईयर्स तक, लेकिन अगर ये किन के लिए है पनिशमेंट? ये किसके लिए? ये जो पनिशमेंट मैंने लिखा है किसके लिए? एम्प्लॉयर के लिए। लेकिन अगर इसने रिपीट किया तो ये सीधा 6 महीने का मिनिमम नहीं होता, 1 से लेकर 3 ईयर तक का जेल लग सकता है इसके ऊपर, अगर रिपीट उसने एम्प्लॉयमेंट में रखा है तो इम्प्रिजनमेंट जा सकता है। क्या है समझ में? तो गवर्नमेंट भी पहली बार में थोड़ा छूट दे देता है एम्प्लॉयर को भी एंड हमारे पेरेंट्स को भी, लेकिन उसके बाद तो बेटा पूरा बवाल हो जाता है। क्या है समझ में आ रहा है? क्या है समझ में आ रहा है? ओके, तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। ये चैप्टर कंप्लीट, जो मैंने नोट्स लिखवाए नोट्स लिख के एग्जामिनेशन में पढ़ लो, आपका हो जाएगा आराम से। ठीक है, अच्छा, एक ही वीडियो में सारे लेक्चर्स मैं नहीं करवाऊंगा, मतलब तीनों लेसन्स नहीं करेंगे, एक एक दिन के बाद मैं करवा दूंगा। फॉर एग्जांपल आज मैंने ये अपलोड कर दिया, कल आपको अप्रेंटिस देखने को मिल जाएगा। उसके बाद लास्ट में हम लोगों ने कल लेना है हमारा प्यारा सा एक चैप्टर जो कि है लेबर लॉ, सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसीजर फॉर फर्निशिंग रिटर्न्स एंड मेंटेनिंग रजिस्टर बाय सर्टेन। ये बहुत छोटा है, ये कर लेंगे हम लोग।
एंड वुमेन वाला तो हो चुका है, लेकिन अगर नहीं हुआ है तो वो भी करवा दूंगा, लास्ट लेसन रहेगा। तो मोटा मोटा मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम लोगों ने क्या कंप्लीट कर रखा है। हम लोगों ने ना दोस्तों, आपको दिखा देता हूँ कि अबे यार, हम लोगों ने आज जो है ये कंप्लीट कर लिया है, चाइल्ड एंड अडोलेसेंट कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। चाइल्ड एंड एडोलेसेंट तो बचा है हमारा, और दो है, जैसे 20 है, 21 बचा है एंड 22 बचा, ये दो बचे हैं। तो ये दो भी कर लेंगे हम लोग, टेंशन नहीं लेना है, एकदम आराम से ये दो एक एक क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। एंड लास्ट 23 तो कंप्लीट हो ही चुका है। ऊपर में अगर मैं जाऊँ तो कॉर्पोरेट एंटिटीज़ में नहीं करवाऊंगा, कॉर्पोरेट एंटिटीज़ में नहीं करवाऊंगा, क्योंकि कंपनी क्या होता है, प्राइवेट कंपनी क्या होता है, पब्लिक कंपनी, ये कंपनी लॉ वाला चीज़ है जो उन्होंने कंपनी लॉ में कर रखा है, बहुत ताबड़तोड़ कर रखा है, तो इसको हम लोग नहीं करेंगे, छुएंगे नहीं। बाकी दो बचा है, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस आउटसाइड इंडिया एंड लॉ एंड इनिशियल कंप्लायंसेस फॉर बिजनेसेस, ये मैं करवा दूंगा। इसके बाद तुम्हारा पूरा SBIL का मतलब सिलेबस ही कंप्लीट। तो इस वीक में, दिस वीक तो अभी आज सैटरडे है ना, ये जो नेक्स्ट वीक आने वाला है, इस वीक में तुम्हारा JIGL, कंपनी लॉ एंड SBIL पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने जो वादा किया था वो 1 वीक डिले हो गया है, क्योंकि मैंने अप्रैल एंड तक कहा था कि कंप्लीट कर दूंगा सिलेबस, 1 वीक डिले हुआ है, जो कि हमारा मई के फर्स्ट वीक में हम लोग एंड कर देंगे ये पूरा का पूरा सिलेबस, ठीक है। इसके साथ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स, जो मतलब एडिशनल जो आपको हेल्प चाहिए होगा ना, कि कैसे कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे, क्या करेंगे, नहीं करेंगे, सब कुछ हम लोग शेयर कर देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं, बवाल मचा देंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।